ये स्मूथ ग्राउंड है, ये स्मूथ ग्राउंड है, उसके ऊपर एक रॉड है, रॉड का मास m है, रॉड पे एक इंसान है, इसका मास स्मॉल m है, रॉड की लेंथ l है। ग्राउंड हमारा होना चाहिए पक्के से स्मूथ। सिस्टम हमारा अभी किस पे है? रेस्ट पे। सिस्टम हमारा किस पे है? रेस्ट पे। सिस्टम अगर, और इसने चलना चालू किया, इसने चलना चालू किया तो दिमाग में आना चाहिए कि जब ये चलेगा तो इंसान पे लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, इधर नीचे mg, ऊपर नॉर्मल, इधर एक्सेलरेशन। प्लैंक पे देखा जाए तो इधर लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, इधर नॉर्मल, इधर mg, ऊपर नॉर्मल 1। सिस्टम माना जाए तो F एक्सटर्नल सिस्टम पे x एक्सिस में 0, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम इज 0। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास x एक्सिस में इज कांस्टेंट। अब इनिशियली रेस्ट पे थे दोनों, then that velocity would be 0 always. If that velocity is 0 always, then displacement of center of mass in x axis is 0, क्योंकि velocity is displacement is velocity into time, हाँ या ना? अगर constant velocity होती तो velocity तो 0 थी क्योंकि दोनों रेस्ट पे थे। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि जब ये चल चल के चला जाए इस वाले एंड पे तो प्लैंक कितना डिस्प्लेस हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया कि वो ये बोल रहा है। इस क्वेश्चन को जरूरी नहीं है स्मूथ ग्राउंड से पूछे, वो ऐसे भी पूछ लेता है कई बार कि नदी थी, नदी नहीं सॉरी लेक थी, और लेक में बोट थी, और बोट का मास था कैपिटल M, बोट की लेंथ थी L, और ये बंदा यहां से चालू हुआ, तो तुम्हें रियलाइज होना चाहिए जब ये इधर पहुंचेगा तो बोट राइट में खिसक जाएगी। तुम ये नहीं कह सकते कि ये बैंक पे जाके जंप मार सकता है। ऐसा तुमने एक्सपेरिमेंट किया भी होगा बचपन में कि भाई बोट में बैठे हैं, अब उधर चलने लगे तो पता चला बैंक से दूर आ गई वो बोट, मतलब तुम बैंक पे तो नहीं पहुंच पाओगे। इसमें भी फंडा क्या मानोगे? नीचे फ्रिक्शन को क्या मान लोगे? वाटर फ्रिक्शन को 0। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगी सिस्टम पे? एक्स एक्सिस में 0। नॉन विस्कस वाटर मानोगे, क्या मानोगे? नॉन विस्कस लिक्विड मानोगे, स्मूथ मान लोगे, हाँ या ना? तो क्वेश्चन तो समझ में आया। ये उसका उल्टा हो गया बेसिकली कि ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, हाँ या ना? इसमें ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा। तो क्वेश्चन है ये रॉड है, ये रॉड है, ये इंसान है। एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं एक्स एक्सिस, इसको ले लेते हैं वाई एक्सिस। क्या मैं ये कह सकता हूं अभी सेंटर ऑफ मास कहां पर है? कैपिटल M का तो है L/2 पे, स्मॉल m का है ओरिजिन पे। तो क्या मैं कह सकता हूं XCM कितना होगा? दैट इज M0 प्लस कैपिटल M L/2 अपॉन M प्लस M। बाद में क्या होगा? बाद में क्या हो जाएगा? हमने कहा ये रॉड लेफ्ट में खिसक गई, मान लो कितनी खिसक गई? X। आई थिंक यही पूछा है इसने कि रॉड कितनी खिसक जाएगी, और ये पार्टिकल कहां आ जाएगा? यहां, हाँ या ना? दूसरे एंड पे पहुंच गया। अब ये बता दो इसका कोऑर्डिनेट कितना है? L नहीं है, L माइनस एक्स है, और रॉड का कितना है? L/2 माइनस एक्स है। तो फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो गया? फाइनल ये हो जाएगा M L माइनस एक्स प्लस कैपिटल M L/2 माइनस एक्स अपॉन M प्लस M। तो ये इनिशियल कोऑर्डिनेट हो गया, ये फाइनल हो गया।
इनिशियल कहीं यहां लाई कर रहा होगा और फाइनल भी मेरे ख्याल से वहीं पे लाई करना चाहिए, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो सिस्टम का चला ही नहीं। दैट वाज द होल आइडिया ना। तो क्या कहेंगे, इस चीज को इक्वेट कर दो इसके साथ, इक्वेट करोगे तो ये कट जाएगा, ये बन जाएगा m l माइनस एक्स प्लस कैपिटल M l/2 माइनस एक्स इज m l/2, ये भी कट जाएगा, तो ये बन जाएगा ml अपॉन m प्लस m इज x। समझ में आया कि नहीं आया? ये भी समझ में आना चाहिए कि ये चीज कब अप्लाई होनी है। कंडीशन थी कि ये दोनों इनिशियली रेस्ट पे थे, जमीन स्मूथ थी। अब इसी का मतलब यही होगा कि ये जो बोट है ये कैपिटल M है और ये अगर स्मॉल m है और ये L है, तो जब ये इस एंड पे पहुंचेगा तो x राइट में खिसक जाएगी बोट। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन। मान लो स्मूथ ग्राउंड है, मान लो स्मूथ ग्राउंड है, स्मूथ ग्राउंड होना बहुत जरूरी है तभी तो एफ एक्सटर्नल 0 बोल पाओगे। इसका मास है 3m, ये लेंथ है l और ये ग्राउंड है स्मूथ। इधर एक बच्चा बैठा है m का और इधर एक बच्चा बैठा है 2m का और सिस्टम है रेस्ट पे। अब ये बच्चा भी चालू हुआ और ये बच्चा भी चालू हुआ और दोनों जाके कहां बैठ गए, मिडल ऑफ द रॉड पे। तो रॉड कितनी खिसक जाएगी और किस डायरेक्शन में खिसकेगी, किधर? ये 2m की तरफ। हाँ, वैसे इसने इसका फील काम करा, क्योंकि हैवी इधर जा रहा है, लाइट इधर जा रहा है, तो पूरा सिस्टम सेंटर ऑफ मास हैवी के साथ चल जाएगा। तो ओवरऑल चीज राइट में खिसकनी चाहिए। किधर खिसकनी चाहिए? राइट में खिसकनी चाहिए। तो एक्स जो होना चाहिए वो राइट में होना चाहिए। चलो, इसलिए मैं लेफ्ट में मानूंगा। भाई तुम्हें करना आना चाहिए ना। मान लो फील काम नहीं करी तो हम कैसे करेंगे? हमने कहा भाई ये ऐसे था, इनिशियल सिचुएशन ये थी, ये था m, ये था 2m, ये लेंथ था l और ये था 3m। अब ये बता दो इनिशियल सेंटर ऑफ मास कहां पे था? m0 प्लस 2ml प्लस 3m l/2 अपॉन 6m। 2ml 3m l/2 m0 अपॉन 6m। फाइनल सिचुएशन क्या हुई कि रॉड खिसक गई लेफ्ट में x, और ये भी रॉड के मिड पॉइंट पे आ गया और ये भी रॉड के मिड पॉइंट पे आ गया। ये डिस्टेंस कितना होगा? l/2 माइनस एक्स, और रॉड का सेंटर ऑफ मास भी यहीं पे होगा। तो ये कितना हो जाएगा? m l/2 माइनस एक्स प्लस 2m l/2 माइनस एक्स प्लस 3m l/2 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय 6m। या ये कहोगे पूरा सेंटर ऑफ मास भी l/2 माइनस एक्स पे आना चाहिए, हाँ या ना? चलो 6m काट दिया, गॉट इट और नॉट? ये m भी काट दो, ये कितना हो गया? 6 l/2 माइनस एक्स इज 7 l/2। ये आ गया 7 l/2 इज 3l माइनस 6x। तो ये आ गया 6x इज 3l माइनस 7 l/2, दैट्स माइनस l/2। तो x आ गया माइनस l/12, माइनस आ गया।
x इधर माना माइनस आ गया, इसका मतलब टेक्निकली x राइट में गया होगा। कितना गया होगा? L/12। तो जब वो सेंटर ऑफ रॉड पे आ गए होंगे, मिड पॉइंट ऑफ रॉड पे आ गए होंगे दोनों, तो रॉड कितनी खिसकी होगी? L/12 राइट में। ये बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का? कि ये रॉड थी, नहीं रॉड नहीं थी, सॉरी, क्या था? प्लैंक था। ये प्लैंक था, प्लैंक का लेंथ L था और ये मास M था और इसका मास कैपिटल M था। और मैंने कहा था ग्राउंड स्मूथ था, ग्राउंड स्मूथ था और चीजें रेस्ट पे थी। और हमने कहा ये चलना चालू हुआ, ये चलना चालू हुआ, तो जब ये बंदा दूसरे एंड पे पहुंच जाए, यहां पे पहुंच जाए, तो प्लैंक कितना खिसक गया? तो मैंने कहा प्लैंक खिसक गया x। फिर मैंने फंडा लगाया था कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम नहीं खिसकेगा। तो हमने कहा इनिशियल सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम इज गोइंग टू बी m0 प्लस m L/2 अपॉन m प्लस m। एंड सेम ओरिजिन से देखा जाए तो ये हो जाएगा L माइनस एक्स और रॉड का सेंटर हो जाएगा L/2 माइनस एक्स। तो इसी चीज को मैंने इक्वेट कर दिया स्मॉल m L माइनस एक्स प्लस कैपिटल M L/2 माइनस एक्स अपॉन m प्लस m से। ये मैंने काट दिया, ये मैंने काट दिया, इससे इक्वेशन बन गई स्मॉल m अपॉन m प्लस m इज x। गॉट इट? तो इतने से हमारा प्लैंक डिस्प्लेस हो जाएगा जब वो बंदा चल के दूसरे एंड पे पहुंच जाएगा, अज्यूमिंग कि इनिशियली सिस्टम क्या था? रेस्ट पे था। सेंटर ऑफ मास की डिस्प्लेस, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होती थी? एक्सीएम। एक्सीएम को लिख दो m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर यस ऐसे लिख सकता हूं डेल्टा एक्सीएम बाय डेल्टा टी इज m1 डेल्टा x1 बाय डेल्टा टी प्लस m2 डेल्टा x2 बाय डेल्टा टी अपॉन m1 प्लस m2। बोल सकता हूं ये क्या किया मैंने? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 v1, ये वेक्टर है, प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। मैंने कहा डेल्टा टी काट दो, डेल्टा टी काट दो। ये काट दिया तो क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ m1 प्लस m2 इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ऐसे कह सकते हैं, कह सकते हैं ना? ये हमने क्या कहा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ m1 m2 इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ m2 अपॉन m1 प्लस m2। फिर मैंने कहा अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं है तो कंडीशन क्या बनी? m1 इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ m1 प्लस m2 इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ m2 शुड बी 0। Does that make sense? m1 into displacement of m1 plus m2 into displacement of m2 sum should be 0। अगर मान लो दो से ज्यादा होते तो क्या लिखता? mi displacement of mi का sum should be 0।
ये बन गया m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 प्लस m3 डेल्टा x3 शुड बी 0। हाँ या ना? मैं इस क्वेश्चन पे अभी दोबारा आने वाला हूं। क्या पढ़ा दिया मैंने कहा समेशन ऑफ mi डेल्टा xi शुड बी 0। अब मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूं जो प्रीवियस ईयर में आया है, बहुत आसान क्वेश्चन, कि मास m1 दिया और एक मास m2 दिया। अब इसने कहा अगर मैंने m2 को इधर L ले गया, L भी नहीं कुछ और बोला था आई थिंक, D ले गया, तो m1 को कितना लेके जाऊं कि सेंटर ऑफ मास डज नॉट मूव। क्या कि m2 को अगर इधर लेके आया D, तो m1 को कितना लेके जाऊं कि सेंटर ऑफ मास डज नॉट मूव। अब इसको अब तक जो हमें आता था उसके बेसिस पे करते तो कैसे करते? हम कहते m1 को ले लो ओरिजिन और m2 को ले लो किसी पॉइंट पर और इस लेंथ को ले लो L। फिर कहते ये ओरिजिन है, फिर हम कहते इनिशियल सेंटर ऑफ मास कितना हो गया m1 0 प्लस m2 L अपॉन m1 प्लस m2। ये x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया इनिशियल। अब फाइनल निकालोगे, फाइनल में कहो कि इसको मैं ले गया D, तो ये यहां आ गया, और इसको ले गया मैं x, तो ये यहां आ गया। अब एक यहां है एक यहां है, तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालना चालू करो। क्या लिखोगे? m1x प्लस m2 L माइनस D अपॉन m1 प्लस m2। ये कट गया क्योंकि उसने कहा था इनिशियल कोऑर्डिनेट और फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास शुड बी सेम। और देखो m2L भी कट गया, जो तुमने अज्यूम किया था L, क्वेश्चन में तो L नहीं था, तुमने L अज्यूम किया था, वो कट गया। तो यहां से इक्वेशन क्या बनी? m1x माइनस m2d शुड बी 0। अब तुम ये कह दोगे x कितना आ गया? m2d बाई m1। हाँ या ना? अब इसी चीज को एक नए तरीके से सोचना है, तो उस बेसिस पे क्या हो जाएगा? हमने कहा था देखो m1 इंटू उसका डिस्प्लेसमेंट, और वेक्टर क्वांटिटी है, एक डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव ले लिया, इधर का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव ले लिया, तो हमने कहा m1 का डिस्प्लेसमेंट हो गया x और m2 का हो गया माइनस d शुड बी 0। एक लाइन का क्वेश्चन था, मेंस में आया और एक लाइन का क्वेश्चन था। तुम्हें थोड़ा सा तुम्हें ये फंडा नहीं पता था, चीज वही करिए, लेकिन एक नया फंडा सिखा दिया साथ में मैंने कि ओके m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 प्लस m3 डेल्टा x3, तीनों का सम क्या हो जाएगा? 0 अगर सेंटर ऑफ मास नहीं चला। तो मैंने कहा m1 और डेल्टा x1 हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट, m2 डेल्टा x2 हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। तो हमने कह दिया सीधा m1x प्लस m2 माइनस d शुड बी 0। एक लाइन का क्वेश्चन, x इज m2d बाई m1। तो क्या मैंने गलत बोला था थोड़ी देर पहले? क्या कि एज वी स्टडी टफ थिंग्स गेट इजियर। हाँ या ना? मतलब अब कल कोई कह दे कि ये m1 था, ये गया L1, ये m2 था, ये गया L2, और ये m3 था, ये गया L3, और ये कह रहा है सेंटर ऑफ मास नहीं चला, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? अब तुम तो बैठ के इनके कोऑर्डिनेट्स लिख रहे होते, पहले इनिशियल और फाइनल इक्वेट करते, वो इनिशियल कोऑर्डिनेट में ये डिस्टेंस भी लिखना पड़ता और ये डिस्टेंस भी लिखना पड़ता, वो कट जाता और आंसर क्या आता? मैं बताऊं क्या आता? m1 L1 प्लस m2 L2 इज इक्वल टू m3 L3। ये थोड़ा सा और सीख लिया मैंने कहा समेशन ऑफ mi डेल्टा x डेल्टा li बोल दो, डेल्टा xi बोल दो, टुवर्ड्स राइट
शुड बी समेशन ऑफ mi डेल्टा xi टुवर्ड्स लेफ्ट। हाँ यही तो बोल रहा हूं मैं। हाँ लेफ्ट राइट वाला mi डेल्टा xi का सम शुड बी लेफ्ट वाला mi डेल्टा xi का सम। दैट्स फन। सो दैट ब्रिंग्स यू बैक टू इनिशियल क्वेश्चन। हाँ दैट वाज द इनिशियल क्वेश्चन। ये m था, ये l था, ये m था। इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे था। बाद में हमने कहा जब वो दूसरे एंड पे पहुंचा तो हमने कहा ये कितना खिसक जाएगा। तो देखो कैसे सोच रहा हूं। मैंने कहा प्लैंक खिसक गया x ग्राउंड फ्रेम में, और ग्राउंड फ्रेम में ये इंसान खिसक गया l माइनस एक्स, और फिर बोल दिया कैपिटल mx इज स्मॉल m l माइनस एक्स। m1 डेल्टा x1 शुड बी m2 डेल्टा x2। हाँ कैपिटल M का डिस्प्लेसमेंट इज x और स्मॉल m का डिस्प्लेसमेंट इज l माइनस एक्स। सो उससे x की वैल्यू आ गई ml अपॉन m प्लस m। तो सोचो मैं कितनी देर से आई वॉज सिटिंग ऑन दिस सोल्यूशन एंड तुम्हें भनक भी नहीं लगने दी कि ओके। क्या मान लो क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, मुझे l माइनस एक्स नहीं लिखा जा रहा, नहीं लिखा जा रहा। क्या क्या नहीं लिखा जा रहा? मुझे समझ में नहीं आ रहा इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी लिखूं। हम देख के लिख रहे हैं ना l माइनस एक्स। तो मैंने नया फंडा बनाया। मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ m माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैपिटल M। कैन आई से दैट? In relative velocity वाला formula VAB is VA minus VB. Acceleration of A with respect to B is acceleration of A minus acceleration of B, and it starts off with displacement of A with respect to B is displacement of A minus displacement of B. Can I say displacement of M can be thought of as displacement of M with respect to capital M plus displacement of capital M? अब सोच रहा हूं मैं, क्वेश्चन था, ये प्लैंक था, ये लौंडा था, ये यहां से चल के दूसरे एंड पे जाएगा, तो क्या मैं कह सकता हूं कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट तो L होनी चाहिए? हाँ, ये L क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ M विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M शुड बी L टुवर्ड्स राइट। अब तुमने मान लिया कि प्लैंक खुद खिसक गया कितना? x लेफ्ट में। तो मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू m तो हो गया l इधर की तरफ, और ये हो गया x लेफ्ट की तरफ। अब तुम चाहो तो लेफ्ट में मान लो, चाहो तो राइट में मान लो। राइट में लिखोगे तो l माइनस एक्स लिखोगे, लेफ्ट में लिखोगे तो x माइनस एल लिखोगे। मैंने मान लो राइट में लिख दिया, तो राइट में लिख दिया l माइनस एक्स। ये डिस्प्लेसमेंट आ गई स्मॉल m की, तो फिर मुझे ये ज्योमेट्री बना के करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई या नहीं आई? फिर मैंने लॉजिक लगाया, यही लॉजिक लगाना था कि स्मॉल m इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल m इज कैपिटल M इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैपिटल M। हाँ, लेकिन एक हमारी राइट में हो तो एक हमारी लेफ्ट में होनी चाहिए, तभी ये करोगे ना, अदरवाइज तो समेशन जीरो करोगे। लेकिन मैंने कहा ओके, एक अगर राइट में है तो दूसरा लेफ्ट में है, तो मैंने कहा कैपिटल M का डिस्प्लेसमेंट तो किधर है? x लेफ्ट में। तो कैपिटल M x लेफ्ट में, और राइट में इसका कितना हो गया? स्मॉल m l माइनस एक्स राइट में। कुछ समझ में आया? कुछ हमने कहा क्वेश्चन है ऐसे, ग्राउंड स्मूथ है,
अब ये कह दो ये M1 है, ये L1 इसके ऊपर चलेगा, और ये M2 है, ये L2 इसके ऊपर चलेगा, और ये M3 है, ये कितना चलेगा? गॉट इट और नॉट? तो मैं ये कहूंगा लेट अस अज्यूम कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ M3 हो गया x लेफ्ट में। तो मैंने मान लिया कि M3 चला x लेफ्ट में। अब तुम्हें वैसे भी दिख रहा होगा कि M1 चलेगा L1 माइनस x और M2 चलेगा L2 प्लस x, क्योंकि L1 और L2 किसके रेस्पेक्ट में है? प्लैंक के ऊपर मार्कर्स बने हुए हैं, मार्किंग्स बनी हुई है, उसमें L1 चलना था, और L2 क्या था? प्लैंक के ऊपर मार्किंग्स बनी थी, उस पर चलना था। हाँ या ना? उसी को हम फॉर्मुलाइज कर रहे हैं बेसिकली, कि मैं ये कह रहा हूं डिस्प्लेसमेंट ऑफ M1 कैन बी थॉट ऑफ एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ M1 विद रिस्पेक्ट टू M3 प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ M3. I'm a big fan of relative motion, okay? I'm a big fan of relative motion. और डिस्प्लेसमेंट ऑफ M1 विद रिस्पेक्ट टू M3 क्या हो गया? इधर की तरफ L1, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ M3 तुमने क्या माना है? x लेफ्ट में, तो ये हो गया L1 माइनस x राइट में। ऐसे ही मैंने सोचा कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ M2 को कैसे लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट ऑफ M2 विद रिस्पेक्ट टू M3 प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ M3। हाँ जी, अब क्या लॉजिक लगाएंगे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ M2 विद रिस्पेक्ट टू M3 क्या हो जाएगा? इधर की तरफ L2, एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ M3 हो गया इधर की तरफ x, तो ये आ गया L2 प्लस x। यहां तक का लिख लिया। उसके बाद हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे समेशन ऑफ mi डेल्टा xi टूवर्ड्स राइट। भाई राइट में कौन चला है यार? राइट में सिर्फ M1 चला है, तो क्या हो जाएगा? M1 L1 माइनस x। कहां से देखा मैंने? M1 L1 माइनस x यहां से देखा, शुड बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट टूवर्ड्स लेफ्ट, mi डेल्टा xi का सम टूवर्ड्स लेफ्ट। तो ये हो गया M3 तो गया x, तो दैट इज M3x प्लस M1 गया L1 माइनस x। सॉरी 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 सॉरी, हाँ ये L1 था, M2 L2 प्लस x। अभी क्या कर दिया? मेरे को आदत क्या? लेफ्ट इक्वल टू राइट। ये भूल गया कि यहां पर राइट में एक है M1 वाला, और लेफ्ट में M3 वाला भी है, और M2 वाला भी है। इससे x निकल जाएगा, इससे x निकल जाएगा। गॉट इट? अब इसी तरह का हमने पिछली बार एक क्वेश्चन किया था M2M 3M, जिसका आंसर L/12 आया था। एनीबडी रिमेंबर दैट क्वेश्चन? हाँ हाँ, ट्राई दैट अगेन, ट्राई दैट अगेन। इफ nobody remembers that question was this was jump वाला नहीं। M था, 2M था, 3M था, ये L था, ये चल के सेंटर पे आ गया था, ये चल के सेंटर पे आ गया था, तो 3M कितना चलेगा? करो खुद से। हाँ जी, हम कहां पर थे? हो गया? किसी को डाउट तो नहीं उसमें? आर यू श्योर? यार ये क्वेश्चन था, ये M था, ये 2M था, ये 3M था, ये L था, ये चल के मिड पॉइंट तक आना था, ये चल के मिड पॉइंट तक आना था, और मैंने कह दिया मान लो, हालांकि मुझे फील है 3M इधर जाएगा, लेकिन मैंने मान लिया 3M इधर जा रहा है, तो हमने कहा डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3M तो हो गया x लेफ्ट में, एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ M हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ M विद रिस्पेक्ट टू 3M प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3M। डज दैट मेक सेंस? तो M विद रिस्पेक्ट टू 3M तो क्या हो गया? L/2, और ये तो हो गया राइट में,
और x हो गया लेफ्ट में, तो ये हो गया L/2 माइनस x राइट में। सेम स्टोरी गोज कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2m कैन बी रिटन एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2m विद रिस्पेक्ट टू 3m प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3m। अब ये चीज तो हो गई L/2 और ये हो गया x, तो ये हो गया L/2 प्लस x। अब लेफ्ट में कौन कौन है भाई, 3m का लेफ्ट में है, तो 3mx प्लस 2m L/2 प्लस x इक्वल्स टू m L/2 माइनस x। गुड, ये हो गया 3x प्लस 2x प्लस x दैट इज 6x इज L/2 माइनस l दैट्स माइनस L/2, तो x इज माइनस L/12। अब तुमने x लेफ्ट में माना, इसमें तो राइट में होगा। क्या टफ था भाई? सपोज करो क्वेश्चन है, सपोज करो क्वेश्चन है, ये जमीन है, ये जमीन है, ये प्लैंक है, ये प्लैंक है, प्लैंक का मास m है, प्लैंक का लेंथ l है, जमीन हमारी स्मूथ है, जमीन हमारी स्मूथ है, इंसान यहां पे बैठा है और सिस्टम हमारा रेस्ट पे है, सिस्टम हमारा रेस्ट पे है। अब ये इंसान चलना चालू हुआ, अब ये इंसान चलना चालू हुआ और जब ये इंसान दूसरे एंड पे पहुंच गया ऑफ द प्लैंक, जब ये इंसान दूसरे एंड पे पहुंच गया ऑफ द प्लैंक, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक व्हेन द मैन रीचेस अदर एंड। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो जब ये इंसान चलेगा, जब ये इंसान चलेगा तो इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, नीचे mg लगेगा, ऊपर नॉर्मल 1 लगेगा। हाँ, तो फ्रिक्शन उस प्लैंक पे उल्टी डायरेक्शन में लगेगा, नीचे नॉर्मल 1 लगेगा, नीचे कैपिटल mg लगेगा, ऊपर नॉर्मल 2 लगेगा। तो क्या मैं कह सकता हूं F एक्सटर्नल सिस्टम पे x एक्सिस में 0 है, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास x एक्सिस में 0 है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास x एक्सिस में कांस्टेंट है। यार ये कांस्टेंट है लेकिन इनिशियली तो दोनों रेस्ट पे थे, ये भी रेस्ट पे था, ये भी रेस्ट पे था, इसका मतलब वो कांस्टेंट क्या है, 0 है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास x एक्सिस में 0 है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट x एक्सिस में सेम रहेगा। स्टोरी समझ में आई या नहीं आई? सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट x एक्सिस में सेम रहेगा क्योंकि हमारा सेंटर ऑफ मास तो x एक्सिस में डिस्प्लेस हुआ ही नहीं। तो इसमें क्वेश्चन में क्या करना होगा, ऐसे कर लेंगे कि हमने कहा भाई ये सिचुएशन है, ये प्लैंक है और ये इंसान है, ये ले लो x एक्सिस। इनिशियल कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, इनिशियल कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा m0 प्लस कैपिटल M L/2 अपॉन m प्लस m। डज दैट मेक सेंस? हाँ, स्मॉल m 0, स्मॉल m तो 0 पे हो गया, कैपिटल M का कहां पे होगा, L/2 पे अपॉन m प्लस m। तो सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम का यहां कहीं हो गया, यहां कहीं हो गया। अब ये कह रहा है कि इंसान पहुंच गया दूसरे एंड पे, इंसान अगर पहुंच गया दूसरे एंड पे, ये लेंथ L था ना, तो प्लैंक मान लो लेफ्ट में x खिसक गया, कितना खिसक गया, x खिसक गया, तो इंसान तो यहां पहुंच गया और ये टोटल लेंथ कितनी थी, L, तो इंसान का कोऑर्डिनेट तो कितना हो जाएगा, L माइनस x। प्लैंक का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा,
L/2 माइनस एक्स। तो फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा? स्मॉल m L माइनस एक्स प्लस कैपिटल M L/2 माइनस एक्स अपॉन m प्लस m। इन दोनों को, इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट को क्या कर दो? बराबर कर दो। बराबर कर दोगे तो क्या होगा? ये कट जाएगा। बराबर कर दोगे तो ये भी कट जाएगा। दोनों तरफ से बचेगा क्या? ml माइनस mx माइनस mx इज 0 और x आ जाएगा ml अपॉन m प्लस m। ये करना आता था? सपोज करो एक प्लैंक है, ये प्लैंक है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। प्लैंक के इधर भी एक बंदा बैठा है, इधर भी एक बंदा बैठा है। इसका मास m है, इसका मास 2m है, प्लैंक का मास 3m है, लेंथ l है, एंड पूरा सिस्टम अभी रेस्ट पे है। ग्राउंड मेरा स्मूथ है। ये ग्राउंड स्मूथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये ग्राउंड स्मूथ होगा तो मैं कह दूंगा F external on system in x axis is 0, acceleration of center of mass in x axis is 0, and velocity of center of mass in x axis will be 0 because it is initially 0, तो हमेशा 0 ही रहेगी। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन x एक्सिस इज 0, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट इनिशियल शुड बी सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट फाइनल। अब स्टोरी ये थी, हाँ बीच में फ्रिक्शन होगा, तभी तो ये चल पाएंगे। ये चला और ये प्लैंक के मिड पॉइंट पे पहुंच गया, और ये चला, ये भी प्लैंक के मिड पॉइंट पे पहुंच गया, तो प्लैंक कितना खिसक गया? तो क्वेश्चन इज प्लैंक कितना खिसका? मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो मैंने कहा भाई एक काम करो, ऐसे बना दो, ये प्लैंक था, ये यहां था, ये यहां था, तो इनिशियल कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा? इनिशियल कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा m0 प्लस 3m L/2 प्लस 2m L अपॉन 6m। हाँ जी 5m दिख रहा है, मतलब आंखें भी खराब हो गई। किधर खिसकेगा? चलो x इधर ले लेते हैं, लेफ्ट में ले लिया x। अब ये पहुंचने कहां पर थे? सेंटर ऑफ रॉड पे, हाँ या ना? तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? L/2 माइनस एक्स। तो अब कितना हो जाएगा फाइनल सेंटर ऑफ मास? ये हो जाएगा m L/2 माइनस एक्स प्लस 2m L/2 माइनस एक्स प्लस 3m L/2 माइनस एक्स अपॉन 6m। 6m और 6m काट दो, क्या बचेगा? 3m L/2 प्लस 2ml इज 6m L/2 माइनस एक्स। m को भी काट दो, ये कितना आ गया? 2 2 4, 4 प्लस 3 7l/2 इज 3l माइनस 6x। तो 6x इज 3l माइनस 7l/2, तो दैट इज माइनस l/2। तो x इज माइनस l/12। अब तुमने x किधर माना है? लेफ्ट में।
इसका मतलब x नेगेटिव आ रहा है तो राइट में खिसकेगा, राइट में कितना खिसकेगा, ऐसे हो जाएगा, और ये हो जाएगा L/12, ये हो जाएगा L/12। हाँ जी, समझ में आ गया? Yes, sir. भाई अगर हम ये कहें कि XCM इज M1x1 प्लस M2x2 अपॉन M टोटल, और इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या बन रहा था, डेल्टा XCM अपॉन डेल्टा T is M1 delta x1 by delta t plus M2 delta x2 by delta t अपॉन M टोटल। यही तो बन रहा था, यही तो है। VCM is M1 V1 plus M2 V2 goes on, डेल्टा t काट दो। अब क्या कह सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज M1 डेल्टा x1 प्लस M2 डेल्टा x2 प्लस M3 डेल्टा x3 अपॉन M टोटल। ये वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर्स हैं। अब इसका यूज कर सकते हैं हम, इसका एक यूज तो ये कर सकते हैं कि वो M1 का डिस्प्लेसमेंट बता दे, M2 का डिस्प्लेसमेंट बता दे, और वो एंड में पूछ ले कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हुआ, हाँ या ना। मतलब ऐसे बोल दिया, इधर देखो गाइस, ऐसे बोल दिया कि ये मास था 5 किलो, ये इधर गया 2 मीटर, और ये मास था सपोज 3 किलो, और ये इधर गया सपोज 4 मीटर। अब ये कह रहे हैं सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस हुआ। अब फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे भाई? एक गंदा तरीका तो क्या हो गया, गंदा तरीका तो क्या हो गया, तुमने कहा ये मान लिया हमने 5 किलो था, इसको कह दिया ओरिजिन पे था, इसको कहीं मान लिया 3 किलो को, ये कहीं डिस्टेंस L पे था। फिर कहोगे कि ये 5 किलो तो चला गया राइट में 2 मीटर, तो 5 किलो तो चला गया 2 मीटर, और 3 किलो लेफ्ट में आ गया कितना, 4 मीटर। 3 किलो लेफ्ट में आ गया 4 मीटर, तो इनिशियल कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो गया, 5 × 0 प्लस 3 × L अपॉन 8। ये हमारा हो गया इनिशियल सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट। फाइनली कितना हो जाएगा, फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास 5 × 2 प्लस 3 × L-4 अपॉन 8। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट। फाइनल कोऑर्डिनेट कितना आ गया, ये आ गया 10 प्लस 3L माइनस 12/8 माइनस 3L/8, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा -2/8, दैट इज -1/4 मीटर। माइनस का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट में शिफ्ट हुआ है, सेंटर ऑफ मास कहीं रहा होगा और वो कितना शिफ्ट हो गया, 1/4 मीटर लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। इससे बढ़िया ये होता कि हम ये कह देते M1 कितना हो गया 5, डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस कितना हो गया 2 प्लस 3, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है -4 अपॉन M टोटल कितना हो गया 5 + 3 8, सीधा कितना आ गया -2/8 -1/4 मीटर। कौन सा आसान था? हाँ जी, कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? There is a question in INEC. There is a question that's a previous year question. Think over it. Such a simple question. इन्होंने कहा M1 गया
डिस्टेंस d और m2 कितना जाए कि सेंटर ऑफ मास डज नॉट मूव, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ m2 कि सेंटर ऑफ मास डज नॉट मूव। तो m1 तो गया d और इधर कह दूं कि m2 चला जाए x। अब सीधा बोल दूं m1d प्लस m2 इंटू माइनस एक्स अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू 0। तो ये आ गया सीधा m1d इज m2x, तो x आ गया m1d बाई m2। बहुत आसान था। और अगर ये फंडा नहीं आता तो तुम कैसे करते, ये डिस्टेंस लेते l, फिर कहते m10 प्लस m2l अपॉन m1 प्लस m2 शुड बी m1d प्लस m2l माइनस x अपॉन m1 प्लस m2। इससे भी x क्या आ जाएगा, m1d बाई m2। तुम लोगों ने ऐसे किया होगा जैसे ऊपर किया है। अब एक नया रास्ता दे दिया मैंने। हाँ जी, यहां तक समझ में आ गया? टफ था। अब क्या मैं इस चीज को लगा सकता हूं जो क्वेश्चन हमने अभी किए थे उन पे? कैसे? ये प्लैंक था, इसका लेंथ l था, इसका मास m था और ये इधर था स्मॉल m। हाँ जी, अब इसने कहा कि जब ये चला और ये पहुंच गया राइट एंड पे तो प्लैंक शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट की तरफ x, तो ये किधर पहुंच जाएगा, इधर की तरफ l माइनस एक्स। तो क्या मैं कह सकता हूं स्मॉल m का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, l माइनस एक्स, और कैपिटल M का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। दैट शुड बी इक्वल टू 0। फॉर्मूला क्या यूज कर रहा हूं, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 शुड बी 0 अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0। इसके अंदर भी ध्यान रहे ये वेक्टर और ये वेक्टर, रादर इसको ऐसे भी सोच सकता हूं मैं कि समेशन ऑफ mi डेल्टा xi टुवर्ड्स राइट शुड बी समेशन ऑफ mi डेल्टा xi टुवर्ड्स लेफ्ट। वेक्टर इक्वेशन है ना, ऐसे कह सकता हूं पक्का कि समेशन ऑफ mi डेल्टा xi टुवर्ड्स राइट शुड बी समेशन ऑफ mi डेल्टा xi टुवर्ड्स लेफ्ट। तो क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि स्मॉल m है, उसका डिस्प्लेसमेंट राइट में कितना हो गया, l माइनस एक्स, और जो कैपिटल M है इसका डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में कितना हो गया, x माइनस एक्स। मत बोलो ना, ये बोल दो कि कैपिटल M का हो गया लेफ्ट में x। अब फॉर्मूला क्या कह रहा है, समेशन ऑफ mi डेल्टा xi टुवर्ड्स राइट तो हो गया m l माइनस एक्स शुड बी कैपिटल M x बोल दो ना, सीधा माइनस एक्स मत करना हो, हाँ या ना। तो सीधा x कितना आ रहा है, ml अपॉन m प्लस m। यहां तक का समझ में आया? ये ऐसे किया था, ऐसे नहीं किया था कि लेफ्ट वाला इक्वल टू राइट वाला, ऐसे नहीं किया कि भाई इधर गया m1, ये गया x1, तो ये इधर m2 है, ये जाए कितना x2, तो ये कह देंगे सीधा m1 x1 इज m2 x2, m1 x1 इज m2 x2। अब मैं बता दूं कि इसके अंदर दिक्कत हो सकती है, क्वेश्चन में कहां पे दिक्कत हो सकती है, l माइनस एक्स को लिखने में दिक्कत हो सकती है। क्या लिखने में दिक्कत होगी,
बेटा क्या लिखने में दिक्कत होगी? L माइनस एक्स। समझे नहीं? समझे नहीं? मैं ये कह रहा हूं शिवांश, इधर देखो बोर्ड की तरफ, ऐसे था, ये यहां था, ये लेंथ L था, क्वेश्चन था कि ये चल के किधर चला जाए? इधर चला जाए। और फिर हमने कहा ये प्लैंक कितना खिसक जाए? x खिसक जाए लेफ्ट में। अब तुम ज्योमेट्री से सोच रहे हो कि ये कितना जाना चाहिए राइट में? L माइनस एक्स। मैंने कहा नहीं, अब एक नया तरीका सोचने का। क्या मैं ऐसे सोच सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैपिटल M तुमने मान लिया x लेफ्ट में? हाँ जी, क्या मैं लिख सकता हूं डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल m प्लस माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैपिटल M? ये कैसे आया? वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B इज वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। वो बेसिकली कहां से आता था? डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ A माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ B। तो क्या मैं ये कह सकता हूं डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल m कैन बी रिटन एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैपिटल M? हाँ या ना? कि हमने कह दिया डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M कितना होना चाहिए? L। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M कितना होना चाहिए? L। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैपिटल M कितना माना है? x। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो गया? L माइनस एक्स। हाँ, फिर x माइनस एल बोलोगे तो लेफ्ट में x माइनस एल बोलोगे। हाँ या ना? अब मैंने कहा कैपिटल M का तो x मान लिया था और स्मॉल m का L माइनस एक्स राइट में मान लिया, तो क्या कह देना? स्मॉल m L माइनस एक्स इज कैपिटल M x। ये राइट में माना है, ये लेफ्ट में माना है। अब तुम कहोगे ये आसान क्वेश्चन में मैंने लगाया, तुम्हें इसलिए अप्रिशिएट नहीं कर रहे। जब ये क्वेश्चन टफ होता जाएगा तो यही चीज अप्लाई होएगी। ये आसानी से जो तुम्हें दिख रहा था ना, ये दिखना हो जाएगा बंद। समझ में आ रहा है? ये दिखना बंद हो जाएगा। फिर तुम डिस्प्लेसमेंट कैसे सोच रहे होगे? या रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट प्लस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रेफरेंस फ्रेम। जैसे फॉर एग्जांपल अगला क्वेश्चन था ये वाला करवाया था ना। ये 3m था, ये m था, ये 2m था, ये l था। यही क्वेश्चन था। हमने कहा था कि ये चल के चला जाए मिड पॉइंट पे और ये चल के चला जाए मिड पॉइंट पे। और फिर मैंने कहा देखो 2m है वो l/2 जाएगा और m l/2 जाएगा, तो हैवियर चल रहा है ना, तो हैवियर के साथ सेंटर ऑफ मास चल जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास अगर नहीं चलना चाहिए तो जो ये प्लैंक है ये किधर जाना चाहिए? राइट साइड में। ऐसा क्यों किया? मैंने कहा प्लैंक नहीं चलता। अगर मान लो प्लैंक नहीं चलता तो m l/2 चला और 2m भी l/2 चला। अब 2m l/2 चला और m सिर्फ इधर l/2 चला, तो ये m है और ये 2m है। तो हैवियर वाला अगर उतना ही डिस्टेंस चलेगा तो सेंटर ऑफ मास हैवी के साथ चल जाएगा। तो इसका मतलब ओवरऑल सेंटर ऑफ मास लेफ्ट में चला जाएगा। नहीं जाना चाहिए तो प्लैंक को ले जाओ राइट में। यहां तक का समझ में आ गया? अब मैंने सोचा कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3m तो हो गई x राइट में। फिर मैंने सोचा डिस्प्लेसमेंट ऑफ m कैसे लिख सकता हूं? डिस्प्लेसमेंट ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू 3m प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3m। सही कहा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ m को क्या लिख सकते हो? डिस्प्लेसमेंट ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू 3m प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3m। तो हमने कहा ये क्या चीज है? ये हो गया ये वाला l/2, तो ये ले लिया इधर की तरफ l/2 और 3m का कितना था? इधर की तरफ x। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2m
कैन बी रिटन एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2m विद रिस्पेक्ट टू 3m प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3m। अब ये वाला वेक्टर किधर की तरफ है, लेफ्ट की तरफ l/2, और ये वेक्टर है इधर की तरफ x। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 2m का डिस्प्लेसमेंट तो हो गया इधर की तरफ l/2 माइनस x, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ m हो गया इधर की तरफ l/2 प्लस x, और 3m का तो तुम ऑलरेडी मान चुके हो कितना, x। अब mi डेल्टा xi टूवर्ड्स राइट शुड बी mi डेल्टा xi टूवर्ड्स लेफ्ट। राइट में कौन था 3m, राइट में कौन सा था m, तो लिख देना 3m x प्लस m l/2 प्लस x। ये तो हो गया mi डेल्टा xi का सम टूवर्ड्स राइट, शुड बी mi डेल्टा xi का सम टूवर्ड्स लेफ्ट। लेफ्ट में क्या होगा 2m l/2 माइनस x। अब ये देखो m कटा, ये आ गया 3x प्लस x दैट इज 4x प्लस l/2 इज इक्वल टू l माइनस 2x। ये हो गया 6x इज l/2, x इज l/12। हाँ जी, समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? सर ये टॉपिक क्वेश्चन क्या कैसे लिखी है इक्वेशन? ये तीनों निकालने के बाद क्या लगाया आपने? ये क्या लगाया? ये मैंने लगाया अगर सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता तो समेशन ऑफ mi डेल्टा xi शुड बी 0, और समेशन ऑफ mi डेल्टा xi भी नहीं लिख रहा मैं, उसमें भी मैंने कह दिया समेशन ऑफ mi डेल्टा xi टुवर्ड्स राइट शुड बी समेशन ऑफ mi डेल्टा xi टुवर्ड्स लेफ्ट। हाँ, बच्चे अभी इसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, वो अप्रिशिएट करेंगे जब टफ क्वेश्चन आएगा। भैया सबको समझ में आया है नहीं आया है? क्या समझ में आया है? अगर कोई प्लैंक होता इसका मास होता m3, इस पे इधर देख लो, इधर मास होता m1, ये प्लैंक के ऊपर चलता a, और ये दूसरा मास होता m2, ये प्लैंक पे चलता b, और ये प्लैंक चलता मान लो x। तो हम ये बोल देते डिस्प्लेसमेंट ऑफ m1 कितनी होती, ये हो जाती चाहते तो a माइनस x, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ m2 कितनी हो जाती b प्लस x, और ये तो ऑब्वियसली हम मान के चल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ m3 कितनी है x। तो फिर कहोगे m1a माइनस x इज m2 नहीं हाँ इज m2 b प्लस x प्लस m3 x, ये इक्वेशन बन जाएगी। और ये a माइनस एक्स लिखने के पीछे लॉजिक है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ m1 विद रिस्पेक्ट टू m3 प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ m3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ m2 विद रिस्पेक्ट टू m3 प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ m3। गॉट इट? अब जो क्वेश्चन मैंने दिया है करने के लिए वो करो। अब इधर देखो ना, अब रुक तो जाओ एक मिनट। क्वेश्चन क्या था? ये प्लैंक था, ये प्लैंक था, ये जमीन थी, ग्राउंड मेरा स्मूथ था, ये पुली थी, और यहां एक डब्बा था, और यहां एक इंसान था। इस प्लैंक का मास कितना था? बड़ा एम। इस डब्बे का? इसका? अच्छा, इसका मास 2m था। और क्या बोला इसने? ये 2 मीटर दिया था, सही है। अब इसने कहा एवरीथिंग वॉज एट रेस्ट, ग्राउंड वॉज स्मूथ। ये कह रहा है इंसान चला, अब इंसान चला और वो चल के
ऐसा आ गया कि ये जो कैपिटल एम है ये पुली पे टकरा गया, तो इसका मतलब ये चला गया होगा 2 मीटर और ये इधर चला गया होगा 2 मीटर। यहां तक तो क्या है, ये हुआ है विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, कि अगर प्लैंक रेस्ट पे होता तो ये 2 मीटर जाता इधर और ये 2 मीटर इधर जाता। अच्छा 2m 2 गया और m 2 गया, तो सेंटर ऑफ मास 2m के साथ चला जाएगा, हैवी वाले के साथ, तो ओवरऑल सेंटर ऑफ मास राइट में जाएगा, तो प्लैंक जाना चाहिए लेफ्ट में, हाँ या ना। तो जो प्लैंक है जो ये वाला प्लैंक है, इसकी डिस्प्लेसमेंट तो तुमने x मान ली, और जो ये m है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक। हाँ जी, तो ये कितना आ गया 2 + x, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन कितनी हो गई, इधर की तरफ 2 - x, हाँ या ना। ये समझ में आया 2 - x कैसे लिखा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक करके। तो मैंने कह दिया 2m इंटू 2 - x इज mx प्लस m 2 + x, m काट देना, तो ये आ गया 2x + 2 इज 4 - 2x, तो 2/4 इज x, तो x इज 1/2 मीटर। आंसर इज 1/2 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट, आंसर इज 1/2 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट। तुमने राइट में माना होगा तो फिर वो लेफ्ट में आ जाएगा अपने आप। ओके, दिस क्वेश्चन इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, वी हैव एनकाउंटर्ड दिस क्वेश्चन इन्यूमरेबल टाइम्स। लक्ष्य मैं 4 बार तो नहीं देखा, एक बार तो एक्सेलरेशन निकाली होगी, एक बार तो एक्सेलरेशन निकाली होगी, एक बार वेलोसिटीज निकाली होंगी, तीसरी बार सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन निकाली, 3 बार देखा है। 3 डिफरेंट चीजें निकाली है ना, एक बार तो एक्सेलरेशन निकाली थी ए और ए आर, फिर एक बार निकाला कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला, कि जब वो हाइट h था और नीचे पहुंचा तो उनकी वेलोसिटीज बताओ, हाँ या ना। और एक बार मैंने एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाली। अब ये बात अलग है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी 2 तरीके से निकाली और वो नीचे वाली वेलोसिटी भी 2 तरीके से निकाली। अब क्वेश्चन ये था कि अभी एवरीथिंग वाज एट रेस्ट। अब क्वेश्चन है कि जब ये नीचे पहुंचा तो ये कितना डिस्प्लेस हो गया। तो मैंने फंडा लगाया, अगर मैं इसको एज अ सिस्टम मानूं तो इधर लगेगा mg, इधर लगेगा mg और इधर लगेगा नॉर्मल 1, और फिर मैं कह दूंगा f एक्सटर्नल सिस्टम पे x एक्सिस में 0, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास x एक्सिस में 0, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास x एक्सिस में 0 थ्रू आउट, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास x एक्सिस में 0। तो मैंने कहा जो ये वेज है ये अगर लेफ्ट में खिसक गया x, वेज है ये अगर लेफ्ट में खिसक गया x, हाँ जी, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये कितना गया होगा राइट में। मैंने सोचा कैसे सोचा, मैंने कहा वेज खिसक गया, ये असलियत में किधर जाना चाहिए था, यहां से यहां, तो क्या मैं कह सकता हूं डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M इज बेसिकली h cot theta towards right. Can I say displacement of capital M you are assuming is x towards left? हाँ जी, तो कैन आई से डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल m कैन बी थॉट ऑफ एज h cot थीटा माइनस x टुवर्ड्स राइट, और कैपिटल M की तुमने क्या मानी है x टुवर्ड्स लेफ्ट।
तो क्या मैं कह सकता हूं स्मॉल m h cot थीटा माइनस x is mx, m1 delta x1 towards right should be m2 delta x2 towards left. So can I say x is mh cot theta upon m plus m. क्या टफ था? अब जैसे सपोज करो क्वेश्चन है, ये बड़ा सा पहिया है और ये बड़ा सा पहिया एक बड़े से ग्राउंड पे है। हाँ जी, ऐसे है। इसका मास ले लो m1 और ये अंदर से हॉलो है, अंदर का रेडियस ले लो r1। ग्राउंड है हमारा स्मूथ, और यहां पे हॉरिजॉन्टल लेवल पे एक और बॉडी है, ये इसका मास है, ऐसे लिख दो इसे, ये रहा, इसका मास है m2 और ये वाला रेडियस है r2। इनके बीच में फ्रिक्शन भी है। कोई फर्क पड़ेगा उससे? वो तो बीच का फ्रिक्शन है, F एक्सटर्नल में तो काउंट ही नहीं होगा। ये गिरा, एक घूमने का रोटेशन का क्वेश्चन ही बन गया लग रहा है। ये ऐसे गिरा और ये ऐसे आया। जिस इंस्टेंट पे ये यहां पहुंचे लोअर मोस्ट पॉइंट पे, उस इंस्टेंट पे फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ m1 व्हेन इट इज एट दिस पॉइंट। असलियत में वो इस पॉइंट पे होगा ही नहीं, क्योंकि ये लेफ्ट में गया तो राइट में चला जाएगा। तो मैंने कहा अगर m1 ना चले तो मैं ये कह सकता हूं कि इसका डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा, ये r1 माइनस r2। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ m2 विद रिस्पेक्ट टू m1 लेफ्ट की तरफ। मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट ऑफ m1 मान लो x राइट में, तो क्या मैं कह सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ m2 कैन बी रिटन एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ m2 विद रिस्पेक्ट टू m1 प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ m1। तो इसको लिख सकता हूं r2 माइनस r1 माइनस x लेफ्ट में, हाँ या ना? क्योंकि ये तो चीज r2 माइनस r1 हो गया, ये x हो गया। तो हम ये कह सकते हैं ये आ जाएगा m2 r1 माइनस r2 माइनस x m1x। सीधा आ गया, x इज m2 r1 माइनस r2 अपॉन m1 प्लस m2। भाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ m2 को ऐसे सोचना कि भाई डिस्प्लेस m2 को देख, m1 नहीं चला तो ये कितना आगे जाएगा, इधर। ये पूरा रेडियस है r1, ये है r2, तो ये डिस्प्लेसमेंट जाएगा ना, ये हो गया r1 माइनस r2। तो r1 माइनस r2 लेफ्ट में गया, जब तक वो सबसे नीचे वाले पॉइंट पे पहुंचा तब तक इसकी डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव में तो हो गई r1 माइनस r2, और फिर इसकी कर दी x, तो इसकी ग्राउंड फ्रेम में हो गई r1 माइनस r2 माइनस x लेफ्ट की तरफ।